वर्तमान में इंटरनेट की गूंज ऐसी हुई कि नए-नए इतिहासकार आए जिन्होंने खोई हुई सभ्यता को पुनः जागृत किया। इस श्रृंखला में मीनाक्षी जैन जी, विक्रम संपत जी, जे साई दीपक जैसे कई नए प्रखर इतिहासकार आए हैं। मेरी जो वन ऑफ द फेवरेट इतिहासकार हैं, वो हैं मानुषी सिन्हा जी। उनकी सैफ्रंस वर्ड्स ने ऑलरेडी देश भर में गूंज की है, देश भर में नाम किया है और लोगों को वाकिफ किया है कि 8वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच में सनातन सभ्यता सोई नहीं रही, बल्कि सनातन कई सारे योद्धा आक्रांताकारियों से कंटिन्यूअसली लड़ते रहे। सबसे जो हमारा प्रथम सत्र है, जो जिसके संबंध में हम बात करेंगे, वो है हमारी पृष्ठभूमि। हम मानुषी सिन्हा रावल जी के बारे में एज ए पर्सन जानना चाहेंगे। वो कौन है, उनकी इच्छा कैसे जागी एक इतिहासकार बनने की, अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के पश्चात एक इतिहासकार बनना कैसे आपके मन में वो विचार आया। विस्तृत रूप से हम आपसे इस संबंध में वार्ता करें। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको जयपाल पंडित को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, मुझे इस जो ऑनलाइन मंच जो आपके चैनल है इस पे डिस्कस करने के लिए। मैं नॉर्थ ईस्ट असम से मणिपुरी हूँ, तो मेरी जो हिंदी है उसमें गलतियाँ होगी, तो उसके लिए दर्शकों को मैं क्षमा चाहूँगी उसके लिए। जब हम भारतीय इतिहास के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादातर हमें स्कूल के पाठ्यक्रमों में हमें एक वन साइडेड नैरेटिव, एक डिस्टॉर्टेड नैरेटिव, और जो सच क्या है वो सच तो बताया नहीं गया, वन साइडेड और डिस्टॉर्टेड नैरेटिव ही बताए गए। जैसे हम लोगों ने बहुत ही डिटेल से मुगलों के बारे में पढ़ा है, उसके पहले जितने भी आक्रमणकारी आए इधर, जैसे कि महमूद ऑफ गजनी और कई सारे जो डायनेस्टीज यहाँ लूटपाट किए, हमारे जो जितने भी हमारे लाखों धरोहर जैसे कि फोर्ट्स एंड फोर्ट्रेसेस, प्राचीन मंदिर और ये सब ध्वंस किए। इसके अलावा जो भी हमारे जो हिंदूज जो सनातन है उनके जेनोसाइड किए, जेनोसाइड इन मिलियंस। और फिर जो हमारे मदर्स, सिस्टर्स, जो वुमेन फोक को, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ वुमेन फोक को इन लोगों ने सेक्स स्लेव्स बनाए। और इसके अलावा बहुत सारे हमारे जो सिटीज़ है वो प्लंडर किए, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। मोस्ट ऑफ द सिटीज वर रेज्ड टू द ग्राउंड। तो ये जो एट्रोसाइटीज जो आक्रमणकारियों ने किया है वो हमारे किताबों में, जो इतिहास के पाठ्यक्रमों में स्कूल में या कॉलेज में हम या यूनिवर्सिटी लेवल में हमें पढ़ने को नहीं मिलता है। हमें इन आक्रमणकारियों की महानता के बारे में पढ़ने को मिला है, जैसे कि बाबर कौन है, महमूद ऑफ गजनी कौन है, अकबर कौन है, औरंगजेब कौन है, सिकंदर लोदी कौन है, शेरशाह सूरी कौन है, और इसके बाद जो ब्रिटिश पीरियड के रॉबर्ट क्लाइव कौन है, लॉर्ड डेलहाउसी कौन है, क्वीन विक्टोरिया कौन है, इनके बारे में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल से पढ़े हैं। तो कोई भी इन आक्रमणकारियों के बारे में पूछे तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से जवाब दे सकेंगे। लेकिन ये जो सिर्फ उनके जो अच्छाइयाँ, और वो भी जो अच्छाइयाँ नहीं किए फिर भी उनको अच्छा दिखाया गया, और इनके एट्रोसाइटीज जो किए वो बिल्कुल नहीं दिखाया गया। और 8वीं शताब्दी से लेकर 1947 तक
इस्लामिक इन्वेडर्स और ब्रिटिश, ये लोग यहाँ आए, लूटपाट किए, शासन किए, लेकिन लगातार पूरी भारत में ना इस्लामिक इन्वेडर्स ने रूल कर पाए ना ब्रिटिशों ने। लगातार जो हमारे वॉरियर एंसेस्टर्स थे, कंटिन्यूअसली वो 8वीं शताब्दी से लगातार दे ऑफर्ड रेजिस्टेंस एंड दे फॉट टिल देयर लास्ट ब्रेथ। तो पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक ऐसे कई सारे राज्य थे, साम्राज्य थे, जहां लगातार इन राजाओं ने और इवन कॉमन पीपल ने मिलके लड़ाई लड़ी और मातृभूमि और धर्म को बचाया। तो जब हम भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात करते हैं तो ये सबसे प्राचीन सभ्यता है जो हजारों साल पुरानी है। अनेकों सभ्यता, अनेकों सिविलाइजेशंस विद इन फ्यू डिकेड्स ऑफ इन्वेजन वो खत्म हो गए, पेरिश हो गए, लेकिन हमारा जो भारतीय सभ्यता आज भी जिंदा है डिस्पाइट 1300 years ऑफ लूट, प्लंडर, जेनोसाइड, मास कन्वर्जन। तो ये कैसे संभव हुआ? ये 1300 साल की जो भी हमारा नुकसान हुआ, उसके बावजूद हमारी सभ्यता कैसे जिंदा हुई? तो एक नंबर कारण ये है कि जो भी हमारे वॉरियर एंसेस्टर्स थे, उन्होंने लगातार उन लोगों ने लड़ाई लड़ी, युद्ध लड़े, और युद्ध में बहुत सारे युद्ध हमारे वॉरियर एंसेस्टर्स, जो वीर वीरंगनाएं, वो लोग जीते। लेकिन हमारी जो जीत की कहानी, जो ट्रू स्टोरीज, जो फैक्ट्स है, वो कभी हमें पाठ्यक्रमों में बताया नहीं गया। इसीलिए आज के जनरेशन और आज का यूथ, इनफैक्ट 1947 के बाद कम से कम 3 जनरेशन्स के जो भी भारतीय, वो लोग ये सब जो वन साइडेड डिस्टोर्टेड नैरेटिव पढ़कर उनके दिलो दिमाग में ये बैठ गया कि हम लोग तो सिर्फ हारे हुए हैं, तो खुद को एक इंफीरियर मानते हैं। तो क्योंकि जो जीत हुई थी, वो जीत के बारे में कभी पढ़ने को नहीं मिला, सिर्फ आक्रमणकारियों की अच्छाइयों के बारे में पढ़ने को मिला। तो ये जो डिस्टोर्टेड नैरेटिव, वन साइडेड नैरेटिव, ये बिल्कुल चेंज होना चाहिए। जो ये तो सच है, इन्वेडर्स कई बार अलग अलग इन्वेडर्स आके हमारे देश में से लूटपाट जो भी किए, जेनोसाइड किए, मास कन्वर्जन्स किए, तो ये सब के बारे में, जो इन्वेजन के बारे में जरूर जिक्र होना चाहिए। लेकिन जो हमारे इस मातृभूमि और धर्म को बचाने वाले जो भी हमारे जो वीर वीरंगनाएं थे 1300 साल तक का, 8वीं शताब्दी से लेकर 1947, उनके बारे में भी वर्णन होना चाहिए। ये नहीं कह रही हूँ कि आक्रमणकारियों के बारे में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, वो हमारे भी इतिहास का हिस्सा है, उनके बारे में भी पढ़ना चाहिए, लेकिन जो सच है वो बताया जाए, और जो भी हमारे वॉरियर एंसेस्टर्स है उनके बारे में भी बताया जाए। तो आपकी किस प्रकार से एक इच्छा जागृत हुई अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के पश्चात कि मैं इतिहास की ओर अपना रुख करूं? कि हमारे जैसे, ये तो सब सच मानते हैं, जो फाउंडेशन है वो घर से शुरू होती है। तो हमारे जो पिताजी थे, अब नहीं रहे, he expired, he left his mortal presence around 3 years ago। तो हमारे पिताजी ने बचपन से ही, हम लोग 6 भाई बहन हैं, तो बचपन से ही हमें जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उसके पहले जितने भी हमारे बहुत सारे जो भी हमारे वीर वीरंगनाएं जिन्होंने हमारे देश धर्म को बचाया, उनके बारे में, प्लस जो हमारे महाभारत है, रामायण, और जो भी हमारे पुराणास और जो भी हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स एंड टेक्स्ट है, वहाँ से जो भी कहानियाँ, वीरता की कहानियाँ हमें सुनाया करते थे, तो वो सुनकर हम लोग बड़े हुए। लेकिन जब हम पाठ्यक्रमों में ये सब पढ़ने को नहीं मिला, जिन वीर वीरांगनाओं के बारे में हम पिताजी से सुना करते थे, उन लोगों के बारे में पाठ्यक्रमों में बिल्कुल पढ़ने को नहीं मिला। तो
एक ऐसा मन में ये हलचल सी मची कि कुछ करना चाहिए, ये जो सच है उसको सामने लाना चाहिए। और ये तो सच है, सिलेबस में तो चेंज इतना जल्दी सिलेबस में चेंजेस नहीं आएंगे, जो भी अभी आएंगे धीरे धीरे सब चेंजेस आएंगे। लेकिन एक जो हमारा एक एडवांटेज है, एक डिजिटल रिवॉल्यूशन सिंस द लास्ट 10 इयर्स एक डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ है इंटरनेट के जरिए। बहुत सारे ऐसे जो भी रिसर्चर्स हैं उन्होंने अपना रिसर्च सोशल मीडिया में रीडर्स के आगे रखा। तो एक डिजिटल रिवॉल्यूशन की वजह से जो मासेस को, जो हमारे भारतीयों स्पेशली द यूथ, उन लोगों को काफ़ी इच्छुक जागे हमारे जो भी रियल हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। तो एक डिजिटल रिवॉल्यूशन, और मैंने सोचा कि एक बुक्स भी आना चाहिए जो हमारे वॉरियर एंसेस्टर्स के बारे में। तो इसीलिए इसके लिए जो मटेरियल है, पिताजी से सुना हुआ है वो सब तो है, लेकिन हमें प्राइमरी सोर्सेज और ये सब हमें दिखाना होगा, बताना होगा। तो इसके लिए जगह जगह विजिट करना शुरू कर दिया। लास्ट 17-18 ईयर्स से बहुत सारे कोने देश की कोने माई सेल्फ एंड माई हस्बैंड योगादित्य सिंह रावल, हम लोगों ने विजिट किया। हम लोगों ने वी हैव रेड अ लॉट ऑफ लिटरेचर। जो भी किताबें, जो भी 8वीं शताब्दी से के बाद जो भी हमारे जैसे कि पर्शियन हिस्टोरियंस और जो भी इवन मुस्लिम हिस्टोरियंस के रिकॉर्ड्स में भी बहुत सारे ऐसे डिटेल्स है जो हमारे वॉरियर एंसेस्टर्स के बारे में, प्लस जो भी लोकल हिस्टोरियंस, उन लोगों ने भी काफ़ी डिटेल्स में लिखा है। इसके अलावा भी हमें बहुत सारे ऐसे वीर वीरांगनाओं के बारे में किताबों में नहीं मिलती है, बट ओरल फोकलोर, ओरल हिस्टोरिकल फोकलोर, उसमें बहुत सारे ये जो वीर वीरांगनाएं के जो उनके हिस्टोरिकल एक्सप्लॉइट्स, जो विक्ट्रीज है, जो रेजिस्टेंस है, वो सब वहाँ इस फोकलोर में वो जिंदा रखा गया है। So this historical folklore have been transmitted from one generation to another over time. तो उससे आपने बहुत ही आवश्यक चीज बोली जो हमारे दर्शकों को समझना चाहिए कि कई बार हम बोलते हैं कि बाहरी कोई व्यक्ति हमारे बच्चों को समझाएगा, बल्कि सही बात यह है कि घर में ही घर के बड़े बुजुर्ग, घर के पिताजी, माताजी, भाई बहन, ऐसा एक व्यवहार बनना चाहिए कि हमें महाभारत, रामायण, इतिहास, हमारे वीरों के बारे में बचपन से ही पढ़ाया जाना चाहिए। जो पहले 10-15 वर्षों में बच्चों की एक बेस बन जाती है, वही पूरे जीवन में उनको स्मरण रहता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपने बताई, और मैं अभिनंदन करूंगा आपके पतिदेव जी का भी, जिन्होंने आपको साथ दिया इस यात्रा में और जिसकी वजह से आप ये लेख लिख पाए। जैसे इंस्क्रिप्शंस में भी काफ़ी सारे रिकॉर्ड पाए जाते हैं तो जीत के, तो जो कुछ लिटरेचर में वो नहीं मिलता है वो इंस्क्रिप्शंस में पाए जाते हैं। तो वो भी हमें बहुत कई सारे जगहों में इंस्क्रिप्शनल रिकॉर्ड्स मिले थे। तो इस तरह जो भी साइट विजिट, रिसर्च प्लस लिटरेचर प्लस हिस्टोरिकल फोकलोर, ये तीन मिलकर। इसी से संबंधित मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए एक युवक है देश का जो एक इतिहासकार बनना चाहता है, जिसकी अभी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई है। वो चाहता है कि मैं इतिहास के जरफ़ों में जाऊँ। अभी इतिहास कुछ सिलेक्टेड लोगों के ही कब्जे में है। उससे हटकर अगर वो चाहता है कि मैं एक सच्चा इतिहास पढ़ूँ, क्योंकि देखिए इतिहास के लिए जो आप प्राइमरी सोर्सेज कह रहे हैं, बहुत प्रकार के प्राइमरी सोर्सेज हैं। तो एक जो युवक है अगर इतिहासकार बनना चाहता है, निष्पक्ष, सच्चा, क्योंकि इतिहास का ही मतलब है एज इट इज, तो उसको क्या कुछ 2-3 बातें आप सजेस्ट करेंगी जो एक नवयुवा इतिहासकार बनने चाहिए? हाँ, इसका तो जैसे मैंने बताया, लिटरेचर खूब जो भी अवेलेबल हिस्टोरिकल लिटरेचर है वो तो पढ़ना ही है। इसके साथ साथ जो भी आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड्स और हमारे बहुत सारे टेम्पल्स में इंस्क्रिप्शंस में काफ़ी विवरण मिलती है, तो इसके लिए साइट विजिट करना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली ऑल ऑफ दिस टेम्पल्स एंड फोर्ट्स आर ऑल हिस्ट्री इन स्टोन, तो इसमें बहुत सारे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है।
प्लस जैसे फॉर एग्जाम्पल के जरिए मैं बताना चाहूंगी, जो वॉरियर एंसेस्टर्स के बारे में भी और जो पुरानिक हिस्ट्री, क्योंकि मैं जो भी हमारा बहुत सारे कार्विंग्स जो है टेम्पल्स का, वो कार्विंग्स आर एक्चुअली हिस्ट्री, जो हमारे पुरानिक हिस्ट्री, महाभारत, रामायण, ये सब जो एंशियंट हिस्ट्री के बहुत सारे इंसिडेंट्स और एपिसोड्स बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब वॉरियर एंसेस्टर के रिलेटेड मैं बताना चाहूँगी कि गुवाहाटी में एक इंस्क्रिप्शन है, नॉर्थ गुवाहाटी में, ऑन द साइड ऑफ द ब्रह्मपुत्र, एक हिल में, एक पहाड़ में, यह है कनाई वरासी रॉक इंस्क्रिप्शन। वो कनाई वरासी रॉक इंस्क्रिप्शन, इसमें 4 इंस्क्रिप्शंस है। एक इंस्क्रिप्शन जो है वो 1206 का रिकॉर्ड है। वो इंस्क्रिप्शन में ये लिखा गया है कि 1206 में बख्तियार खिलजी के आर्मी को असम के राजा ने परास्त कर दिया। मीन्स द असमीज लोगों ने, किंग ऑफ असम डिफीटेड बख्तियार खिलजी इन 1206 CE। तो ये इंस्क्रिप्शन एक बहुत बड़ा फाइंड है और इसके जरिए हमें बहुत सारा, एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन हमें मिली है जो लिटरेचर में बहुत कम मिलता है। क्योंकि हमें बख्तियार खिलजी के बारे में काफी हम लोगों ने पढ़ा है। बख्तियार खिलजी वो प्लंडरर है जिसने हमारे कई सारे जो नॉलेज हेरिटेज सेंटर्स, जो हमारे प्राचीन विश्वविद्यालय थे, एंशियंट यूनिवर्सिटीज, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इस तरह कई यूनिवर्सिटी बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया था, नरसंहार किया था। जो भी वहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स थे, वह नालंदा यूनिवर्सिटी में जितने भी टीचर्स और स्टूडेंट्स थे, सबका नरसंहार किया। कुछ लोग, कई वेरी फ्यू कुड एस्केप। और इसके अलावा ही कन्वर्टेड सो मेनी टू इस्लाम। और ऐसे एक इतना बड़ा प्लंडरर को हराना, ये एक बहुत बड़ा एपिसोड है हमारा हिस्ट्री में। लेकिन इसके बारे में कहीं हमारे पाठ्यक्रमों में बिल्कुल जिक्र नहीं, ना ही मेन स्ट्रीम नैरेटिव्स में जिक्र है। जो मुस्लिम लिटरेचर में पृथु 1206 में पृथु वॉज द किंग ऑफ असम। पृथु ने बख्तियार खिलजी को हराया था। और पृथु को मुस्लिम रिकॉर्ड्स में बार्थू के नाम से जाने जाते हैं। और पृथु को विश्व सुंदरम के नाम से भी जाने जाते हैं वहाँ लोकल हिस्ट्री में। तो ये इतना बड़ा इंफॉर्मेशन, तो इंस्क्रिप्शंस के जरिए हमें पहले वो मेन सोर्स, उसी से पता चला। उसके बाद लिटरेचर और पढ़ने के बाद और हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिली। ये हो गया फॉर एग्जाम्पल एक वॉरियर एंसेस्टर के बारे में खोज कैसे किए। फिर जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे अनेकों साइट्स विजिट करते हुए मध्य प्रदेश में विदिशा के पास एक जगह है जहाँ एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल साइट है, जहाँ कई मंदिरों का रूइंग्स पड़ा हुआ है। वो दोज टेम्पल्स वेर डिस्ट्रॉयड बाय द इस्लामिक इन्वेडर्स। वो 9वीं शताब्दी से लेकर 11 शताब्दी तक का बहुत सारे हमें मंदिरों का रेमेंट्स पाए गए हैं उस इलाके में। तो वहाँ एक कार्विंग दिखा जो शिव ऐसे एक, जो कार्विंग में डिस्क्रिप्शन ये है कि शिव एक असुर को ऐसे पकड़ रखा है। तो पहले तो पता नहीं चला कि ये क्या, मतलब कौन है, शिव किसको ऐसे पकड़ रखा है। तो इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया कि ऐसा कोई वर्णन है हमारा पुराने जो भी एंशिएंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में, स्पेशली द पुरानास में ही ऐसे विवरण होती है। तो ऐसे कई सारे पुरानी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते पढ़ते बामन पुराण में एक ये एपिसोड के बारे में जानने को मिला। तो वो जो राक्षस जिससे शिव जी जिस राक्षस को ऐसा उठा रखा है, वो राक्षस है अंधकासुर। और
फिर अंधकासुर के बारे में पढ़ा, तो ये एक कनेक्टिंग द डॉट्स अगर जैसे बोलते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में ये अंधकासुर को शिव ने ऐसे उठाते हुए एक कार्विंग मिला मध्य प्रदेश में। फिर जागेश्वर इन उत्तराखंड में जो एक ज्योतिर्लिंग है, वहाँ द्वारपाल के रूप में एक द्वारपाल भृंगी है। भृंगी वो शिवागणा में, शिवा के जितने भी गण हैं, ही इज वन ऑफ द प्रिंसिपल गणस ऑफ शिवा। तो ये भृंगी कौन है? भृंगी एक्चुअली अंधकासुर था, पहले अंधकासुर के नाम से जाने जाते थे। तो ये पूरा अंधकासुर का स्टोरी जो है वामन पुराण में मिला। फिर आर्कोलॉजिकल फाइंड्स जागेश्वर धाम में मिला, फिर मध्य प्रदेश में मिला। तो पूरा ये जो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दूं तो ये टाइम हो पाएगा अगर डिस्क्राइब करूं तो। अंधकासुर का स्टोरी, हाँ हाँ। तो वामन पुराण में ये विवरण है, शिव जी कैलाश में शिव पार्वती जब थे तो एक राक्षस अंधकासुर, ही वांटेड टू मैरी पार्वती, तो वो शिव का रूप धारण करके पार्वती के पास गए। तो पार्वती को पता चला कि ये शिव नहीं है, ये एक राक्षस है जो शिव के रूप धारण करके आए हैं। तो उसके बाद थोड़ी देर में शिव को पता चला। जब शिव को पता चला तो अंधकासुर और शिव के बीच में युद्ध हुआ। तो युद्ध कई दिन तक चला। तो अल्टीमेटली अंधकासुर हार गए और शिव जी अंधकासुर को एक ही वांटेड टू टीच अंधकासुर ए लेसन, इसीलिए वो अंधकासुर को नहीं मारा। वो शिव जी अंधकासुर को इस पोजीशन में उठा के रखा और वो कई दिन तक उठा के रखे, ताकि शिव जी ने सोचा कि अंधकासुर माफी मांग ले, लेकिन अंधकासुर ने माफी नहीं मांगी। तो जो शिव की पर्सपिरेशन से शिव जी भी बहुत थक गए उसको उठाते हुए कई दिन तक। तो पर्सपिरेशन से एक मेल और एक फीमेल की प्रकट हुई और उस फीमेल का नाम चर्चिका नाम रखा और उस मेल का नाम मंगल रहा, नॉट द मंगल ग्रह, मंगल रखा। तो चर्चिका के बारे में भी डिस्क्रिप्शन है इन द पुराणास, देवी महात्म्य पुराना और इवन वामन पुराना में भी है। तो जो योगिनियों के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं, अगर दुर्गा कवच आपने सुना होगा, जो भी दुर्गा कवच पढ़ेंगे तो उन्हें दुर्गा कवच में माँ दुर्गा का अनेकों जो भी मैनिफेस्टेशंस है, जितने भी दुर्गा माँ का नाम है वह दुर्गा कवच में है। तो दुर्गा कवच में चर्चिका नाम का देवी का जिक्र है। तो वो चर्चिका, वो अंधकासुर को पकड़ते हुए जो पर्सपिरेशन से भी जो प्रकट हुए थे, वो है चर्चिका। तो चर्चिका इज कंसिडर्ड ए योगिनी। बहुत सारे कई सारे योगिनी मंदिरों में चर्चिका इज डिपिक्टेड इन द कार्विंग एज ए योगिनी, और दुर्गा कवच में भी है। तो जब राक्षसों के विरुद्ध जब भी दुर्गा की लड़ाई हुई थी, तो चर्चिका भी, शी वाज वन ऑफ द योगिनीज हु हेल्प्ड दुर्गा। तो अंधकासुर अल्टीमेटली जाके माफी मांग ली। जब अंधकासुर ने माफी मांगी तो शिव ने उनको नीचे उतारा। तो एक कंडीशन पे शिव ने उतारा, मैं नीचे उतारूंगा अगर तुम पार्वती को अपनी माँ मानोगे। आज से पार्वती को अपने माँ मानोगे, वहां जाके पार्वती से माफी मांगो और उनको माँ स्वीकार करो। तो अंधकासुर पार्वती के पास गए और पार्वती को माँ, उस दिन से माँ माने और शिव जी को पिताजी माने। और अंधकासुर एक राजा था, वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर शिव को रिक्वेस्ट किया कि वो उनका एक गण बनना चाहते हैं। तो शिवा ने उनको गण बना दिया और उसका नया नाम दे दिया भृंगी। तो ही इज वन ऑफ द प्रिंसिपल गणर्स ऑफ शिवा। तब से भृंगी अपना राज्य में नहीं गया, वो शिव के पास ही रहे उनके गण के हिसाब से। ही स्टार्टेड सर्विंग बोथ शिवा एंड पार्वती। तो कई सारे मंदिरों में द्वारपाल में भृंगी भी होता है। तो जागेश्वर धाम में, जो ज्योतिर्लिंग वाली जागेश्वर धाम में कई सारे मंदिर है एक ही कॉम्प्लेक्स में। उसमें जो मेन ज्योतिर्लिंग वाली जो मंदिर है, उसमें एक जो द्वारपाल है वो भृंगी है। तो भृंगी का एपिसोड वही है जो अंधकासुर।
तो ये जो आप कह रहे थे कि एक इतिहास जो रिसर्च करते हैं उसको कैसे कैसे क्या करना चाहिए, तो ये जो डॉट्स पूरा कनेक्ट हुआ, तो मुझे चर्चिका के बारे में पता चला, मुझे भृंगी के बारे में पता चला, मुझे अंधकासुर के बारे में पता चला। ये सारा आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के जरिए मुझे क्यूरियोसिटी जागे, फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये मुझे पता था कि एंशिएंट रिकॉर्ड्स में पुरानास में ही मिलेंगे, तो इसी बहाने मैंने मेजोर जो भी पुरानास है, काफी सारे पुरानास मैंने पढ़ लिए। तो पुरानास में वामन पुराना और देवी महात्मा में मुझे वर्णन मिला इसके बारे में। ये आपने बहुत अच्छी चीज बताई है। इनफैक्ट कई लोग जो है हिस्ट्री और माइथोलॉजी में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन भारत की जो सभ्यता है वो शायद एकमात्र ऐसी सभ्यता होगी जिसमें जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उनका पूरा एक प्रमाण है आर्कियोलॉजी के द्वारा, एस्ट्रोलॉजी के द्वारा और लोकल फोकलोर्स के द्वारा, जो कि इसको प्रमाणित करते हैं, चाहे कोई रूप हो, चाहे मंदिर में कोई इंस्क्रिप्शन हो, किसी भी प्रकार से। तो हमारा जो इतिहास है ना केवल पुस्तकों पे है, बल्कि हमारे फोकलोर्स में भी है, हमारे इंस्क्रिप्शंस में भी है। और जो भी विद्यार्थी इतिहासकार बनना चाहता है, खाली पुस्तकों से नहीं बल्कि उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर से लेके केरला तक और असम से लेके गुजरात तक हमारी एक कंटिन्यूड सिविलाइजेशन है जो सनातन सभ्यता कहलाती है। तो मैम ये आपने बहुत रोचक बातें बताई। अब हम अगले सेशन में चलते हैं जिसका नाम है योगदान। तो मैं आपको आपकी ही कुछ पुस्तकें दिखाऊंगा और आपसे उस संबंध में पूछूंगा। सबसे पहले जो आपकी बहुचर्चित पुस्तक रही वो है सैफरन्स वर्ड्स। यकीन मानिए इससे पहले जो आपने स्टार्टिंग में बताया, एक आम भारतवासी डिफीटिस्ट मेंटालिटी का शिकार था कि आक्रमणकारी आए, हमें रौंद डाला और चले गए। लेकिन सैफरन्स वर्ड्स हमें उस मिसिंग समय के बारे में भी बताती है जो 8वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी का है, जो उसमें कई सारे शासक रहे हैं। और इवन अंत तक जो एक बड़ी मैं आपसे भी समझना चाहूँगा, जो एक बड़ी गलत फहमी है, लोग सोचते हैं कि मुगलों या बाकी शासकों ने पूरे देश पे हमेशा शासन किया, जो कि सही नहीं है। मेरे रिसर्च के अनुसार मुगलों ने अगर बाबर के समय से औरंगजेब का समय लिया जाए, केवल 181 साल शासन किया है। और उससे पहले जो गुलाम डायनास्टी थी, लोधी डायनास्टी थी और बाकी छिटपुट डायनास्टी थी, उन्होंने मुल्तान, सिंध इस साइड में शासन किया और थोड़ा बहुत दिल्ली में। और जो बहादुर शाह जफर थे वो तो मेरे हिसाब से एक मोहल्ला क्लिनिक एम्परर थे, छोटे से एरिया में शासन करते थे। तो मराठों का राइज बहुत ही फास्ट हुआ आफ्टर द एंड ऑफ औरंगजेब एरा। तो रियल में केवल 81 वर्षों का ही उनका कालखंड आता है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। तो इसका अर्थ हुआ कि जो 8वीं शताब्दी मोहम्मद बिन कासिम से लेके लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी तक बहुत सारे ऐसे वीर और वीरांगनाएं रही होंगी जिन्होंने डट के मुकाबला किया। तो इस भूमिका के साथ संक्षिप्त में सैफरन्स वर्ड्स 1 और सैफरन्स वर्ड्स 2 क्या क्या चीजें कवर करते हैं ताकि हमारे पाठकों को जानकारी मिल सके। जी सैफरन्स वर्ड्स पार्ट 1 में देयर आर 52 एपिसोड्स है। सैफरन्स वर्ड्स पार्ट 2 में अनदर 52 एपिसोड्स है, जो 8वीं शताब्दी से लेकर 1947 मतलब प्री इंडिपेंडेंस तक का टाइमलाइन कवर करती है। तो इसमें वीर और वीरंगनाएं दोनों का कवर किया गया है। जो आपने मोहम्मद बिन कासिम का नाम लिया, तो मोहम्मद बिन कासिम के रिलेटेड में एक बताना चाहूँगी। राजा दाहिर और उनकी जो पत्नी रानी बाई और इनकी जो बेटियां, राजा दाहिर की बेटियों की वजह से एक्चुअली उनकी the daughters were responsible for the death of मोहम्मद बिन कासिम। और रानी बाई भी कासिम के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी थी। और जो हम जौहर के बारे में हम सब पढ़ते आए हैं कि राजस्थान में कई एपिसोड्स ऑफ जौहर हुए,
लेकिन पहला जौहर जो हुआ था वो 8वीं शताब्दी में सिंध में हुआ था। तो रानी बाई जो राजा दाहिर की पत्नी, उन्होंने जौहर से पहले उन्होंने पूरा फोर्ट को संभाल के उन्होंने शी ऑफर्ड रेजिस्टेंस फॉर सेवरल डेज। और जब देखा कि अब हार पक्की है तो रानी बाई और जो भी वहाँ फोर्ट्रेस के अंदर जितने भी महिलाएं थी वो सब मिलके एक अग्निकुंड तैयार किया और उसमें उन लोगों ने जौहर किया। तो ये अराउंड 715 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माने 8वीं शताब्दी में ही ये पहला जौहर हुआ था सिंध में। राजा दाहिर वाज अ ब्राह्मण किंग। तो उसके बाद जौहर मध्य प्रदेश में भी हुआ, उसके बाद जौहर बंगाल में भी हुआ, कर्नाटक में भी हुआ, उसके बाद जौहर राजस्थान में हुआ। राजस्थान में सब लोग जानते हैं कि कई सारे एपिसोड्स ऑफ जौहर हुए, जालोर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, कई सारे जगहों में हुए। इसी के साथ मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने एक बार उठा के पाकिस्तान की हिस्ट्री निकाली, उनकी हिस्ट्री बुक, जैसे हमारी एनसीईआरटी है उसी प्रकार से उनकी जो एजुकेशन बोर्ड है उनसे मैंने ऑफिशियली डाउनलोड किया। आप बहुत हैरान होंगे कि उनकी हिस्ट्री जो शुरुआत होती है वो मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होती है। देयर इज़ नो प्री हिस्ट्री कंसेप्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है मोहम्मद बिन कासिम, जिसके पाकिस्तान का हिस्ट्री तो इंडिया का हिस्ट्री ही पाकिस्तान का हिस्ट्री है। उनका एक्चुअली हिस्ट्री बताया जाए तो एज अ सेपरेट कंट्री वो तो 1947 से शुरू होती है। बट वो नहीं मानते हैं। तो बड़ी ही रोचक है उनकी हिस्ट्री बुक्स। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप उनकी हिस्ट्री बुक्स भी कभी डाउनलोड करें, तो बड़ा ही आपको एक आनंदमय वातावरण मिलेगा कि किस प्रकार से उन्होंने एक अपनी कल्पना गठित की है। तो धन्यवाद मैम, आपने जो मैं समझ रहा हूँ इन दोनों किताबों में तो 8वीं शताब्दी से 1947 8वीं शताब्दी से 1947 तक 52 एपिसोड है। तो इसमें ऐसा कोई हर कोई चैप्टर, हर कोई एपिसोड मेरी फेवरेट है। हर कोई एपिसोड में रिसर्च हेतु बहुत समय लगे है। ये कंप्लीट ए टोटल ऑफ 17 इयर्स ऑफ रिसर्च है। प्लस जो बचपन से मैं हमारे पिताजी से सुनते आए हैं वो अलग है। और कुछ एपिसोड जैसे मैंने कनाई वोरासी रॉक इंस्क्रिप्शन में मारे हुए बीच में मैंने बताए थे, तो वो इंसिडेंट जो है सेफ्रॉन सोर्स पार्ट 1 में है। और पार्ट 2 में उसी जो खेन डायनेस्टी, राजा पृथु जो थे वो खेन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो वो खेन डायनेस्टी के राजाओं ने 2 दशक 13th सेंचुरी एंड 14th सेंचुरी लगातार इस्लामिक आक्रमणकारियों को परास्त किया। उसमें 2 इंस्क्रिप्शनल रिकॉर्ड्स है। एक तो जो मैंने बताया कनाई वोरासी रॉक इंस्क्रिप्शन, और एक नौगांव गोचतल इंस्क्रिप्शन है जिसमें जिक्र है कि राजा पृथु ने घियासुद्दीन नाम का एक बंगाल सुल्तानेट का एक गवर्नर था, वो भी आक्रमण करने के लिए आए थे आफ्टर बख्तियार खिलजी। तो राजा पृथु ने, वो तो जब आए थे तो काफी, जब आसाम के राज्य में वो एंटर किया तब से वो लोग मंदिर को भी ध्वंस किए थे। तो बाद में राजा पृथु ने उसको हराया और उसके बाद जो भी मंदिर ध्वंस किए थे वो सारे मंदिर को पुनर्निर्माण किया राजा पृथु ने। तो उसमें नौगांव गोचतल इंस्क्रिप्शन में ये एक शिव मंदिर को पुनर्निर्माण करने का आदेश देने का उस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो ये राजा संध्या, राजा दुर्लभ नारायण, ये राजा पृथु के वंशज राजाएं थे जिन्होंने और भी इस्लामी आक्रमणकारियों को हराया था। तो राजा संध्या और दुर्लभ नारायण के बारे में सेफ्रॉन सोर्स पार्ट 2 में है और राजा पृथु के बारे में सेफ्रॉन सोर्स पार्ट 1 में है। तो वो कंटिन्यूएशन ऑफ 2 centuries ऑफ इंडिक रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इस्लामिक इन्वेडर्स। और जब हम आहुम के बारे में बात करते हैं तो आहुम लोगों ने 18 बार आहुमों को हराया था। 18 बार मुगलों ने आक्रमण किया था। सबसे बड़ी जीत वो लाचित बरफुकन, बैटल ऑफ सरायघाट में लाचित बरफुकन ने जो हराया था। यहाँ पे मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूँगा जो हमारे सभी दर्शकों को भी सुनना चाहिए। जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हमारी अहोम डायनास्टी ने लगभग 500 साल तक रूल किया कंटिन्यूअसली।
और जो हमारे वीर हैं लचित बोरफुकन, आई थिंक बोरफुकन एक मिलिट्री डेजिग्नेशन है। तो ये तो बहुत एक बड़े वीर हैं, लेकिन जब आप इंटरनेट पे इनके बारे में सर्च करते हैं तो वामपंथी इतिहासकार बोलते हैं कि ये तो हिंदू थे ही नहीं, उल्टा इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी। तो इसमें कितनी सच्चाई है और इसको कैसे आप प्रमाणित कर सकते हैं? अभी अभी रिसेंटली दिसंबर 2023 में मैंने एक मंदिर में, प्राचीन मंदिर में हो आई, जो आहूम राजा राजेश्वर सिंहा ने उसका पुनर्निर्माण किया। ये 9वीं शताब्दी का मंदिर है, खेन डायनेस्टी के राजाओं ने बनाया हुआ है। ये मणिकर्णेश्वर मंदिर, ये नॉर्थ गुवाहाटी में एक हिल टॉप पे है। ये शिव शक्ति पीठ है। सती के कुंडल वहां गिरे थे और शिवलिंग वहां स्वयंभू है, तो शिव शक्ति पीठ है। और ये नरकासुर के टाइम में, जो हमें सुना है 16,000 गोपियों को बंधक बनाया था नरकासुर ने, तो उन गोपियों का जो भी ज्वेलरी है, तो यह माना जाता है कि उसी हिल में दबा हुआ था, छुपाया गया था। इसीलिए ये मणिकर्णेश्वर टेम्पल, देवालय बोलते हैं। तो मणिकर्णेश्वर, दो इसमें लीजेंड, इतिहास का 2 एपिसोड जुड़े हुए हैं। एक तो सती की कुंडल गिरे थे और एक स्वयंभू शिवलिंग है। दूसरा, उस हिल में नरकासुर के ने जो कैप्टिव बनाए थे 16,000 गोपियां, उन सब के ज्वेलरी वहां छुपाए गए थे। तो उस मंदिर में गए थे, तो 9वीं शताब्दी का अवशेष है, जो प्लेटफॉर्म है मंदिर का, वो 9वीं शताब्दी का है। तो वो मंदिर ओवर टाइम, क्योंकि ये बहुत ही ऊंची जगह पे है, लोग इतना आसानी से जा नहीं सकते वहां, मतलब थोड़ा लोग को कम भी पता है, तो मेंटेनेंस के और अर्थक्वेक के कारण और लैक ऑफ मेंटेनेंस के कारण वो क्षतिग्रस्त हो गए थे वो मंदिर। फिर आहूम राजा राजेश्वर सिंहा ने 1750 समथिंग में आहूम राजा राजेश्वर सिंहा ने उस मंदिर को पुनर्निर्माण किया और उसी पुराने प्लेटफॉर्म में, तो वो शिव शक्ति का मंदिर। तो इससे क्या हमें पता चलता है, अगर वो हिंदू नहीं होते तो क्या निर्माण करते। और भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है, जैसे आप शिवसागर में जाएंगे तो जो आहूम रानी और आहूम राजा, राजा रानी दोनों मिलके शिव विष्णु, शिवसागर एक जगह है आसाम में, तो वो शिवसागर में जो भी मंदिर है आहूम राजाओं ने बनाया हुआ है। इसी तरह बहुत सारे मंदिरों को आहूम राजाओं ने बनाया है। और एक आहूम राजा थे जो वो मंदिर का भोग जब तक ग्रहण नहीं करते तब तक खाना नहीं खाते थे। तो पहले मंदिर से भोग आता था, मंदिर का प्रसाद, वही प्रसाद खाते थे, उसके बाद वो अन्न ग्रहण और बाकी जो भी खाना वो खाया करते थे। और प्लस ये बात बहुत लोग नहीं जानते कि हमने सूर्यवंशी, चंद्रवंशी वंशज तो सुने हैं, आपने इंद्रवंशी सुना है? इंद्रवंशी सुना है कभी? इंद्रवंशी नहीं सुना है। तो आहूम लोग का जो हिस्टोरिकल रूट्स है, वो लोग अपने आप को इंद्रवंशी मानते हैं, बिकॉज ये इंद्र ने पृथ्वी में आके एक गंधर्व नारी से शादी की, तो उनका डिसेंडेंट्स है, तो इंद्र के ही चिल्ड्रन माने जाते हैं, वंशज माने जाते हैं, तो इसीलिए इनको इंद्रवंशी कहा जाता है। तो वो हिंदू ही है। वो हिंदू रिचुअल्स के अलावा अपना जो प्राचीन, सबका अपना अपना एक प्राचीन रिचुअल्स माने जाते हैं, वो भी वो लोग मानते हैं, जो आज के टर्मिनोलॉजी में पैगन रिचुअल्स बोलते हैं। ये अलग अलग नाम देते हैं उसका, लेकिन वो है तो सनातन उसमें आते हैं, सनातन ट्रेडिशन में ही आते हैं। प्लस वो हिंदू, सारे आहूम राजाओं का सबका वर्णन है पूरा इतिहास में, आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड्स है, टेम्पल्स बनाए हैं इन लोगों ने। वो कोई भी ऐसे बोलते हैं, वो जाके आसाम में जाए और इनकी बनाए, आहूमों की बनाए हुए मंदिर में जाए और देखे, बिकॉज मंदिर जो है और आहूमों का जो भी फोर्ट्स फोर्ट्रेसेस जो भी बने हैं, दिस आर ऑल हिस्ट्री इन स्टोन। खुद जाके अपना आहूमों का जो हिंदू आइडेंटिटी है, सनातन आइडेंटिटी है, वो खुद खोज कर ले। ये आपने तो बहुत ही सुंदर व्याख्यान किया है। जो हमारी जानकारी में था, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी, जो कि प्रमुख क्षत्रिय लीनियज थी एक तरह से,
और इंद्रवंशी एक नई लीनिएज हमें समझ में आती है और जो कि सनातन सभ्यता से इसका एक कनेक्ट बताती है। अब हम स्पेसिफिकली मणिपुर के तरफ रुख करते हैं। इससे पहले मैं मणिपुर की तरफ रुख करूँ, मैं अपने देशवासियों को बताना चाहूँगा कि मणिपुर कहाँ है। क्योंकि अब आज से कुछ वर्षों पहले शायद कई लोगों को मणिपुर का एक्चुअल लोकेशन तो नहीं समझ में आया, अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को एक साथ क्लब अप करते थे कई बार तो मणिपुर बिल्कुल यहाँ पे है, म्यांमार के बॉर्डर पे। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और देखें तो ये मणिपुर के अलग-अलग प्रांत हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। और मणिपुर का जो डेमोग्राफिक है, वो इस प्रकार से है, अलग-अलग सभ्यताएँ हैं यहाँ पे और जो आपस में बड़े अच्छे से काफ़ी समय से रह रही हैं। इसमें मैं आपसे एक मेरा प्रश्न ये है कि मणिपुर पहले तो नाम कैसे पड़ा? और दूसरा मणिपुर का महाभारत काल से भी क्या कोई संबंध है इतिहास से? तो अगर आप कुछ इस बारे में बताना चाहें। मणिपुर, मणि मीन्स तो सबको पता है, मणि मीन्स ज्वेल, द लैंड ऑफ ज्वेल्स। मणिपुर मीन्स द लैंड ऑफ ज्वेल्स। और हाँ, महाभारत में मणिपुर का जिक्र है। हम आदि पर्व, महाभारत के जो आदि पर्व है, जो अर्जुन का वनवास वाला जो खंड है, उसमें काफ़ी विवरण है मणिपुर के बारे में, मणिपुर के इतिहास के बारे में। जो मणिपुर के उस समय जब अर्जुन मणिपुर गए तो मणिपुर की जो राजकुमारी थी चित्रांगदा, चित्रवाहन राजा चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा। तो जब अर्जुन ने अपने आप को पुरुवंशज बताकर, अपना पूरा जो बैकग्राउंड है वो बताकर अपने आप को इंट्रोड्यूस किया राजा चित्रवाहन के सामने और उनकी बेटी के हाथ मांगा फॉर मैरिज, तब राजा चित्रवाहन ने अर्जुन को अपना जो एक थोड़ा सा बैकग्राउंड इतिहास बताया राजा ने। तो चित्रांगदा जो है वो इकलौती बेटी है, मतलब उनका और कोई संतान नहीं थे, वो चित्रांगदा ही थी राजा चित्रवाहन का। तो चित्रवाहन ने चित्रांगदा को पुत्रिका के हिसाब से इनिशिएट किए थे। पुत्रिका का मतलब है कि अगर चित्रवाहन राजा को कुछ हो जाता है तो चित्रांगदा उस राज्य को चलाएगी और चित्रांगदा की जो भी पहला बेटा होगा वो बेटा चित्रवाहन की लाइनेज में ही आएगा और वो मणिपुर के राजा बनेंगे। तो ये सब शर्तें थी। तो जब अर्जुन ने हाथ मांगा तो चित्रवाहन ने ये वाला शर्त बताया कि अगर तुम्हें शादी करना है तो ये शर्तें माननी पड़ेगी कि आपसे जो भी संतान, पहला संतान जब बेटा पैदा होगा वो मणिपुर में ही रहेंगे और वो मणिपुर के राजा बनेंगे आगे जाके। और इसी हमारा जो लाइनेज है यही, ही विल कैरी फॉरवर्ड द लेगेसी ऑफ दिस लाइनेज। तो फिर उन्होंने बताया कि कई सौ साल पहले राजा प्रभांजन, ये चित्रवाहन, ये लोग गंधर्व लाइनेज से थे और अर्जुन तो पता ही है सबको। तो ये गंधर्व लाइनेज में राजा प्रभांजन कई सौ साल पहले वो उनके कोई बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने शिव की आराधना की। तो शिव जी ने वरदान दिया कि हर जनरेशन में एक ही संतान पैदा होंगे, हर एक जनरेशन में हर एक राजा के एक ही संतान पैदा होंगे। तो ये आशीर्वाद देके शिव जी ने ये आशीर्वाद दिया। तो प्रभांजन का उसके बाद एक बेटा पैदा हुआ, फिर उसके बाद हर जनरेशन में एक एक बेटा पैदा हुए। लेकिन चित्रवाहन के समय में बेटा नहीं बेटी पैदा हुई, वो थी चित्रांगदा। तो एक ये भी सवाल पैदा होता है एक मेन स्ट्रीम नैरेटिव में, एकेडमिक्स में, और पूरी ये एक नैरेटिव सेट किया गया कि मणिपुर में जो
मणिपुरी जो हिंदूज है वो 18वीं शताब्दी में ही हिंदू बने और हिंदुइज्म वाज इम्पोज्ड ऑन द पीपल ऑफ मणिपुर ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। ये बताया जाता है, ये एक गलत नैरेटिव चलाया गया है और इसी नैरेटिव को बहुत मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ मणिपुर और बहुत सारे लोग ये ही नैरेटिव को मानते हैं, ये गलत नैरेटिव को। लेकिन महाभारत से ये प्रमाण मिलता है किस तरह चित्रांगदा के समय, जो अगर हम महाभारत का टाइमलाइन अगर हम पता करते हैं तो काफी सारे रिसर्च हुए हैं। अगर हम क्रोनोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे इतिहास में महाभारत, रामायण, वैदिक पीरियड का कोई क्रोनोलॉजी दी ही नहीं गई। रामायण और महाभारत को मिथोलॉजी के सेक्शन में रख के इसीलिए महाभारत रामायण का कोई टाइमलाइन ही दी नहीं गई। लेकिन अभी जो काफी सारे रिसर्चर्स इन पे ऊपर रिसर्च करके टाइमलाइन एक निर्णय किया है, उसमें से जो मोस्ट एक्सेप्टेड जो टाइमलाइन है वो है 3162 BCE में महाभारत युद्ध हुआ था। तो अराउंड दैट पीरियड, उस युद्ध के कुछ साल पहले चित्रांगदा से शादी की अर्जुन ने, तो वो समय था अराउंड 5200 ईयर्स एगो, आज से लेकर 5200 साल पहले। तो 5200 साल पहले राजा चित्रवाहन ये पूरा अपनी पूर्वजों की कहानी बताते हैं अर्जुन को। तो वो कह रहे किस तरह वो सारे शिव भक्त थे। तो उनका जो पूर्वज थे प्रभांजन राजा, वो शिव के भक्त थे, शिव की आराधना करके उनपे बेटा पैदा हुआ था। उसके बाद हर जनरेशन को एक एक संतान मिला था और चित्रांगदा भी उसी जो शिव की जो भून था उसी से चित्रांगदा भी उसी भून से पैदा हुई। तो ये जो पूरा सनातन आइडेंटिटी है प्री महाभारत टाइम से है। तो ये भी जो गलत नैरेटिव है, इसको दिस स्टोरी फ्रॉम द महाभारत इट डिबंक्स दैट नैरेटिव। सो ये कम से कम मिनिमम 5200 साल तो पुराना हमारा सनातन आइडेंटिटी है मणिपुर का। इससे भी बहुत ज्यादा पुराना है अगर प्रभांजन का टाइमलाइन नहीं दिया गया, लेकिन कई सौ साल पहले पूरा आदि समय का टाइम बताया गया। तो इसमें भी 1000 ईयर, 2000 ईयर्स, 3000 ईयर्स भी हो सकता है। तो तब से वो सनातन आइडेंटिटी का पूरा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हमारे पास है। और कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो महाभारत का मणिपुर वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, वो उड़ीसा में है। ये भी पूरा गलत है, क्योंकि खुद महाभारत में काफी सारे श्लोकस में ये बिल्कुल बताया गया है कि मणिपुर जो नॉर्थ ईस्ट में ही है। और वेद व्यास का 5 की डिसाइपल्स थे, उनके शिष्य थे। उनमें से जैमिनी वाज वन ऑफ द की डिसाइपल्स। और जैमिनी ने एक महाभारत का ही ये जो अश्वमेध पर्व उनका अभी पाया जाता है, उन्होंने भी महाभारत का कुछ जो भी वेद व्यास ने अपने 5 शिष्यों को पूरा डिटेल में विवरण किया है महाभारत का। तो जो अश्वमेध यज्ञ का जो भी हमें युद्ध क्या युद्ध किए गए, वो अश्वमेध के घोड़े के साथ जो अर्जुन गए थे, तो कहाँ युद्ध हुए, कुछ युद्ध का विवरण वेद व्यास के महाभारत में है, लेकिन कुछ युद्ध का विवरण नहीं है। तो वो कई सारे युद्ध का विवरण जैमिनी का अश्वमेध पर्व में है। तो इस जैमिनी का अश्वमेध पर्व में पूरा 100% डिटेल ये बताती है, ये दर्शाती है कि मणिपुर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में ही है। और मणिपुर का बॉर्डर जो मेघालय आज का है प्लस जो बर्मा है, पहले महाभारत कालीन में बर्मा को रक्कसपुरा के नाम से जाना जाते थे, रक्कसपुरा। तो रक्कसपुरा अश्वमेध यज्ञ रक्कसपुरा जाते हैं, उसके बाद मेघालय जाते हैं, उसके बाद मणिपुर जाते हैं। अगर उड़ीसा में होता तो रक्कसपुरा या बर्मा और मेघालय के बाद डायरेक्ट उड़ीसा कैसे आते हैं? वो तो मणिपुर वही बर्मा से लगी हुई है, तो मणिपुर जाते। तो और भी काफी सारे रिकॉर्ड्स है, जैसे जया संहिता है, आहूम रिकॉर्ड्स है, तुंगकुनिया बुरंजी, और इस तरह काफी सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है जिसमें ये बताती है कि मणिपुर जो है महाभारत का मणिपुर वो नॉर्थ ईस्ट में ही है। तो इसके रिलेटेड भी हमारी एक बुक आ रही है, उसमें ये पूरा जो डिस्टॉर्टेड नैरेटिव है अबाउट द सनातन आइडेंटिटी ऑफ मणिपुर एंड अबाउट द ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी ऑफ मणिपुर, ये 2 अलग अलग चैप्टर्स में पूरा डिटेल्ड विद पूरा कंप्लीट प्राइमरी सोर्सेस के साथ दिया गया है। ये गरुड़ प्रकाशन के जरिए ये पब्लिश होगा। इसमें मैं एक बड़ा रोचक आपको इंट्रोस्पेक्शन दे सकता हूँ। मैं बड़ा एक विचलित होता था कि पाश्चात्य सभ्यता जो है भारत देश की जो क्रोनोलॉजी को है उसको बिगाड़ने में क्यों लगी है। तो जब मैंने सर्च किया तो जो
ओल्ड टेस्टामेंट है, उसका जब इंटरप्रिटेशन मान लीजिए एक तरह से भाष्य उसका करें या उसका इंटरप्रिटेशन जो किया है, आर्च बिशप अशर ने किया है। उसके अनुसार 23 अक्टूबर 4004 बीसी में यूनिवर्स क्रिएट हुआ है। 23 अक्टूबर 404 बीसी में। तो अब आप देखोगे जो भी हमारा ऋग्वेदिक एरा है 1500 के करीब है, या कोई 1000 बोलता, कोई तो एडी में भी ले जाता है। तो क्योंकि 4004 बीसी से पहले तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, उसी के टाइमलाइन के अनुसार सारे, हाँ उसी टाइमलाइन के अनुसार पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री सेट किया गया, वर्ल्ड घूम रहा है, फैक्ट्स के जरिए नहीं। जो फॉरेन ऑथर्स भी है उनको भी फंडिंग तभी मिलेगी जब वो मेन स्ट्रीम नैरेटिव के हिसाब से चलेंगे। मान लीजिए कोई ऑथर चाहता है कि नहीं मैं लिखूं कि 10,000 बीसी पुरानी है ये सभ्यता, वो तो कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि वेस्टर्न तो बोल रहे हैं 4004 बीसी में आपका यूनिवर्स बन चुका है। तो ये एक बड़ा ही नैरेटिव है, जिस एक बड़ा ही कब्जा है वेस्टर्न आइडियोलॉजी का, जिसके कारण ये पूरा नैरेटिव आगे पीछे किया गया है। इवन आप देखेंगे आदि शंकराचार्य जी का नैरेटिव भी कभी कोई उनको एडी में बोलता, कोई उनको बीसी में बोलता है। महाभारत को कोई आप, मैं बस एक इंटरप्ट करना चाहूंगी। जब आदि शंकराचार्य का एक शंकराचार्य हिल है कश्मीर में, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने वहाँ एक मंदिर डिस्कवर किया था। तो वो मंदिर इज एट्रीब्यूटेड टू राजा जालुका, और अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही जालुका का टाइम पीरियड जो और भी कुछ रिकॉर्ड, जालुका का टाइम पीरियड, जालुका था अशोक राजा का पुत्र, तो अशोका का एम्पायर वहां तक था उस समय, थोड़ा समय के लिए। तो जालुका ने आदि शंकराचार्य से मिले, तो मिले इसका मतलब है वो बीसी पीरियड लास्ट ईयर्स ऑफ बीसी में ये बताए जाते हैं, जबकि अशोक और ये सब भी और भी आगे बताया जाता है। तो आदि शंकराचार्य तो बीसी पीरियड में, वो अलेक्जेंडर कनिंघम खुद बता रहे हमारे जो एक टेम्पल वहां पर। जी, हमारे एक महान इतिहासकार है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो कहती हैं कि जो युधिष्ठिर है वो अशोका से प्रेरित हुआ। तो ऐसे भी हमारे इतिहासकार हैं। हाँ, वो रोमिला थापर, उसका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। जी। तो लेकिन झूठ को आप 10-20 बार दोहराएंगे तो लोगों को कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है। तो जैसा आप सही बोल रहे हैं, हमारी सभ्यता खाली एक माइथोलॉजी नहीं है, बल्कि एस्ट्रोलॉजिकल जो हमारी एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट्स है, हमारे नक्षत्र, ग्रह नक्षत्रों की जो तिथि लिखी हुई है, हमारे जो लेखक थे बड़े ही समझदार थे, वो तिथियों का भी मेंशन करते थे। हमारे जो जैसे आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार, जब कश्मीर में एक जगह है जहाँ कुछ चित्र पाए गए हैं जो कि उस समय का कुछ नक्षत्रों का कुछ प्लैनेटरी इवेंट्स देखे गए थे, कि हाइपरनोवा, सुपरनोवा एक इंसिडेंट देखा गया था। तो उस समय के जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने स्टोन में वो डिपिक्ट किया। तो वो जो स्टोन का जो आर्ट है अभी भी दिखता है, तो उसका जो डेट्स बैक टू अराउंड 5000 ईयर्स। तो आज के साइंटिस्ट ने ये देखा कि सुपरनोवा आज से 4-5 हजार साल पहले हुआ था, उस इलाके में सुपरनोवा इंसिडेंट एक हुआ था। तो वो सुपरनोवा इंसिडेंट जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस और आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड से मैच हो गए। जी, तो बट मेरा यही कहना है कि जैसे मैंने शुरुआत में प्रारंभ में बोला था कि जब जगहों के नाम चेंज होते हैं, जैसे कश्मीर की अगर आप एक एग्जांपल लें, तो झेलम नदी जो है अभी, उसका नाम वितस्ता नदी है। कल को अगर आपको एक इंस्क्रिप्शन मिल गया जिसमें वितस्ता के बारे में लिखा है, आने वाले 3-4 जनरेशंस के बाद वो सोचेंगे ये कोई और ही माइथोलॉजिकल रिवर होगा जिसका नाम लिखा हुआ। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि आप जैसे जो लेखक है वो इंस्क्रिप्शंस और प्रॉपर एविडेंस के साथ ये एच कर दे हिस्ट्री में कि ऐसा हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन है। तो आगे बढ़ते हैं मैडम, हम लोग मणिपुर के बारे में बात करें तो थोड़ा सा मणिपुर के बारे में और जानेंगे। ये जो 2 चित्र हैं ये बड़े ही फेमस हैं। तो ये क्या 2 अलग-अलग सभ्यताएं हैं मणिपुर की? ये ड्रेस कोड, ये तो शादियों में यही ड्रेस कोड, 2 टाइप्स ऑफ ड्रेसेस पहने जाते हैं जो ट्रेडिशनल
ट्रेडिशनल ड्रेस जो है दो तरीके का है। सॉरी। तो ये पूरा ट्रेडिशनल रिचुअल्स है, तो ये पूरा फॉलो किया है बॉलीवुड का एक्टर, और ये भी खुद एक मॉडल है। लेकिन इन लोगों ने पूरा आजकल के मॉडर्न जो शादियाँ होती है उसके हिसाब से जो मॉडर्न पहनावा होता है वो ना पहनकर पूरा मणिपुरी ट्रेडिशन का जो भी ट्रेडिशनल जो अटायर है वो मैरिज ड्रेस है वो पहना है। जी। तो ये कल्चरल हमारा रिकॉग्निशन दिलाता है इससे कि हम कौन हैं। जी, ये बहुत एक एग्जांपल दी गई जो बॉलीवुड के एक्टर्स एक्ट्रेसेस अपने बेसिक सभ्यता को छोड़ के पाश्चात्य सभ्यता के ड्रेसेस में जाएं, तो लेकिन अगर आप देखेंगे हमारी अपनी सभ्यता कितनी सुंदर है, उसको छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। ये अगर आप देखेंगे, ये मुझे कुछ चित्र मिले हैं मणिपुर के, तो मुझे लगता है कि बहुत ही सुंदर चित्र हैं। भारत सरकार ने भी पिछले कुछ वर्षों में मणिपुर में बहुत अच्छी कनेक्टिविटी दी है। डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं इम्फाल को, बट अभी ट्रेन कनेक्टिविटी शायद 500 किलोमीटर दूर तक है गुवाहाटी तक। शायद आने वाले वर्षों में ट्रेन कनेक्टिविटी भी हमारी अच्छी हो जाए। तो ये कैसी जगह है जाने के लिए मेरे? एक्चुअली पूरा नॉर्थ ईस्ट ही इतना सुंदर है। तो पहले तो 7 सिस्टर्स बोले जाते थे। 7 राज्य मतलब 7 स्टेट्स मिलकर नॉर्थ ईस्ट हुआ करते थे। अभी नॉर्थ ईस्ट कंप्राइजेस ऑफ 8 स्टेट्स, जो अभी 7 सिस्टर्स की जगह अभी अष्टलक्ष्मी बोला जाता है। पूरा नॉर्थ ईस्ट को आप एक वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे तो वो अष्टलक्ष्मी। तो 8 सिस्टर्स, 8 स्टेट्स। तो इसमें सिर्फ मणिपुर ही नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट बहुत ही सुंदर है। आप लैंडस्केप देखेंगे, ट्रेडिशन, रिचुअल, जो भी वहाँ के रीजनल ट्रेडिशंस, जो भी वहाँ के जो भी रिचुअल्स है, बहुत सारे ट्राइब्स है, उनके कस्टम्स, ट्रेडिशंस और नेचुरल ब्यूटी, जो भी पहाड़ी इलाके बहुत सारे हैं, प्लस वहाँ स्नोफॉल भी होते हैं। जो स्विट्जरलैंड, आप लोग बहुत सारे लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं, कहाँ जाते हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर करें तो वो कहीं जाएंगे ही नहीं, इतना सुंदर है। ये लोकटाक लेक है, तो ऐसे ये लेक देखिए कितना सुंदर है मणिपुर का। और पूरा नॉर्थ ईस्ट में मतलब अभी तो क्या है, पिछले जब से ये सेंट्रल में मोदी सरकार आए हैं तब से काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स हुए हैं, हो रहा है। तो कुछ साल पहले, जैसे मैं असम, अपर असम, अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर में मैं रहती हूँ। अभी मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। आई बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर। मैक्सिमम टाइम मैंने वही स्पेंड किया है। तो मेरे और भी जो भी रिलेटिव्स है वो मणिपुर जिरीबाम में भी है, सिलचर असम में भी है। तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारे, जैसे मेघालय गए, सिक्किम गए। तो पहले क्या होता था, वो काफ़ी समय लगते थे, रेल कनेक्टिविटी भी डायरेक्ट नहीं थे। जैसे अगर सिलचर जाना होता था तो हमें 2 ट्रेन चेंज करना पड़ता था, वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा था। अभी क्या है, डायरेक्ट ट्रेन हो गया, डायरेक्ट रूट बन गए, रेल ट्रैक्स बन गए, और रास्ते जो है बहुत अच्छा किया गया। तो काफ़ी सारे जगहों पे रेल एंड रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छा हो गया है। तो पूरा नॉर्थ ईस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए टूरिस्ट अगर आना शुरू करेंगे तो फिर कहीं जाएंगे ही नहीं, विदेशों में जाएंगे ही नहीं। ये एक गोल्ड माइन जो बोलते हैं पूरा सीनिक ब्यूटी का, वो नॉर्थ ईस्ट है, अष्टलक्ष्मी है। संक्षेप में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये वाली जो जगह है ये कौन सी जगह है? ये गुवाहाटी है। गुवाहाटी में जो मैंने अभी बताया था, कनाई बोरासी रॉक इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया था, उसमें 4 इंस्क्रिप्शन है। उसमें से 3 इंस्क्रिप्शन तो आहूम लोगों ने जो मुगलों को हराया था उसके बारे में है। जो ये गणेश की मूर्ति है उसके ऊपर एक आपको पैनल देखा है, वो सीमेंटेड पैनल दिख रहा है ना। गणेश की मूर्ति के ऊपर
जी, जी। एक अलग कलर सीमेंट है, तो वो एक्चुअली इंस्क्रिप्शन है। उस इंस्क्रिप्शन में ये बताया गया है किस तरह आहूम जनरल्स ने इस वाले पर्टिकुलर इलाके में एक फोर्ट टाइप एक जगह मतलब बाउंड्री वॉल बनाया जीत के बाद, मुगलों को हराने के बाद। वो अपना जीत तो एक एक्सप्रेस करने के मंदिर लिए। एक मंदिर में इंस्क्रिप्शन होना अहोम डायनास्टी का क्लियरली बताता है कि वो 100% सनातनी थे। तो ये जो या वामपंथी एक चल रही है विचारधारा की वो तो हिंदू थे ही नहीं, तो बिल्कुल ही प्रत्यक्ष प्रमाण है ये। जी जी जी, ये आहूम लोगों का जी, बनाया हुआ मंदिर है। ये आहूम लोगों का ही इंस्क्राइब किया गया वो पैनल है जी, गणेश की जी, मूर्ति के ऊपर। जी, तो ये डिफीट ऑफ द मुगल्स बाय द आहूम्स के बारे में बताया गया है ये। जी। तो अगला चलते हैं हम लोग, ये वाला कौन सी जगह है? बड़ा ही सुंदर शिल्प ये लग रहा है। ये अभी अभी ज्यादा दिन, 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। दिसंबर 17-18 तारीख को गई हुई थी यहाँ, दिसंबर 2023। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ पूरा। तो इसमें ये उनाकोटी एक जगह है, छोटा सा हिल है, हिल का नाम है उनाकोटी। वो हिल स्थित है कैलाश शहर, एक जगह है त्रिपुरा में, नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा में। ये एक बहुत बड़ा हिल है। इस हिल में पूरा जो भी रॉक्स है सारे कार्व्ड हिल्स है। शिव, पार्वती, गणेश, नंदी, और वहां पूरा एक स्ट्रीम बहती है, वाटरफॉल भी है। वाटरफॉल के साथ साथ पूरा वो कार्विंग किए गए हैं। ये शिल्पकारी किसने की है पर्वतों में? ये क्या ये उनाकोटी कैलाश, ये 7वीं शताब्दी से लेकर, उसका पहले का भी है ऑप्शन, 7वीं शताब्दी का भी है, उसके बाद का भी है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये बने गए हैं। और ये आज तक का ये मिस्ट्री है कि इतना एक पहाड़, क्योंकि वहां जो भी है मिट्टी, लाल मिट्टी का पहाड़ है ज्यादातर, तो मिट्टी का पहाड़ के बीच में एक ये रॉक का पहाड़ है, और पूरा रॉक, एक भी रॉक छोड़ा नहीं है, सब में कार्विंग्स है। और एक मंदिर का अवशेष भी मिला है। मंदिर आर्टवर्क की वजह से वो मंदिर ध्वंस हो गए, तो मंदिर का रेमनेंट्स है, मूर्तियां है, हनुमान, फिर सूर्य, हनुमान, शिव शक्ति, ऐसे काफी सारे मूर्तियां हैं जो एक शेड बना के रखा गया है, प्रिजर्व करके रखा गया है। और अकॉर्डिंग टू पुराणिक हिस्ट्री, यहाँ शिव जी आए थे कैलाश से, काशी के लिए जा रहे थे शिव जी, और उनके सब गण और बहुत सारे देवी देवताएं सब मिलकर जा रहे थे काशी, वहां से, कैलाश से। तो ऑन द वे यहाँ उन लोगों ने विश्राम किया था इस जगह पे, उनाकोटी। तो शिव जी ने कहा कि सूर्य उदय होने से पहले हम लोग यहाँ से निकलेंगे, ब्रह्म मुहूर्त पे यहाँ से हम लोग चल देंगे। तो सिर्फ शिव जी उठे और बाकी सब जगह नहीं, वो लोग सो रहे थे। तो शिव जी ने कहा तुम लोग यही रह जाओ, मैं तो जा रहा हूँ काशी। तो शिव जी चले गए। तो बाकी जो रह गए, वो सिंबॉलिक कनेक्शन ये है कि वो सारे जो भी शिवगण और जो भी देवी देवता रह गए, वो सिंबॉलिकली रॉक में डिपिक्ट किया गया है। और एक पुरानी हिस्ट्री इसके साथ जुड़े हुए है। बहुत साल पहले, बहुत साल, काफी हजारों साल पहले, एक शिव जी का आर्डेंट डिवोटी है, शिव जी का भक्त यहाँ तपस्या की थी, शिव जी को पुकार रहे थे यहाँ। तो काफी सालों के आराधना के बाद शिव जी प्रकट हुए यहाँ। तो शिव जी ने उन्हें बोला कि क्या चाहिए। वो शिव भक्त ने कहा कि मुझे कैलाश में आपके साथ, मुझे कैलाश ले चलो, मैं कैलाश में रहना चाहता हूँ। तो शिव जी ने कहा ये तो असंभव है, आप कैलाश में नहीं जा सकते, इसके अलावा कोई भी वरदान मांगो मैं दे दूंगा। तो नहीं, मुझे कैलाश ही जाना है। तो शिव जी ने कहा एक शर्त पे तुम्हें कैलाश ले जाऊंगा, तुम्हें इस पहाड़ी में जितना मूर्तियां बना सकते हो, उन्हें एक नंबर दे दिया। नंबर थोड़ा एग्जेजरेशन भी हो सकता है, 1 कोटि बोलता है, 1 कोटि 1 करोड़। 1 कोटि एक्चुअली कोटि का मीनिंग भी अलग है, जो हमें 1 करोड़ बोलते हैं, इसीलिए नाम ही उनाकोटी, 1 लेस देन 1 करोड़। तो इतना अगर तुम कार्विंग करोगे, छोटा बड़ा जितना भी जैसे भी कार्विंग करो, इतना नंबर सूर्य उदय से पहले रातों रात अगर करते हो तब पूरा हो जाता है, तो मैं तुम्हें कैलाश ले जाऊंगा। तो वो शिव भक्त रात को शुरू हो गया, छोटा मोटा जितना भी कार्विंग कर सका
कर दिए। सूर्य उदय से पहले वो जो शिव जी ने नंबर दिया था वो पूरा नहीं हुआ। तो शिव जी ने कहा कि आपने प्रयास किया, फिर भी बहुत सारे कार्विंग्स आपने किया है, काफी सारे देवी देवताओं का कार्विंग आपने किया है, इसीलिए मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जो भी इस जगह से मुझे प्रार्थना आराधना करेंगे उनको इट विल बी इक्विवेलेंट टू विजिटिंग कैलाश। तो इसीलिए तब से उस जगह का नाम ही कैलाश शहर, द सिटी ऑफ कैलाश। तो सिटी ऑफ कैलाश में उस हिल का नाम उनाकोटी, मतलब 1 less than a crore carvings of the gods and goddesses। तो वहां इतना सारे कार्विंग्स है, मैंने गिनती भी नहीं कर सकते। वो काफी सारा अनएक्सप्लोर्ड भी है और बहुत सारे रॉक जो है वो दब रहा है। तो बहुत सारे कार्विंग्स जमीन के नीचे है। This should be one of the miracles of nature। मतलब ये जो 7-8 miracles है वर्ल्ड में, I think this is one of the miracles of nature। ये कैलाश शहर और उनाकोटी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अभी मैं रिसर्च विजिट के लिए वहाँ, अभी मेरा अपकमिंग बुक जो है उसके बारे में एक उनाकोटी एक चैप्टर होगा। तो ये पूरा फोटोग्राफिक डिस्क्रिप्शन भी होगा, फोटोग्राफ्स भी डले जाएंगे, तो ताकि लोगों को पता चले कि हाँ इस तरह है कार्विंग से, और उसका हिस्ट्री भी पता चलेगा, फिर पढ़ के वो उनाकोटी जा सकते हैं। तो मैडम अगर हम ये देखें, ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये लोकल देवता जो है उनका मंदिर है ये। बहुत सारे ग्राम देवता होते हैं, लोकल देवता होती है, कुल देवता होते हैं, कुल देवी होते हैं, तो उस इलाके का ये एक ग्राम देवता है। मतलब अगर हम देखें तो पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट जो है ये स्थित है सदिया में, अपर असम। ये अरुणाचल प्रदेश और असम, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट और अरुणाचल प्रदेश के तो उस पार सदिया में स्थित है वो मंदिर, ग्राम देवता। तो मेरे कहने का मतलब है, जो आपके बातों से लग रहा है पूरा ही नॉर्थ ईस्ट सनातन सभ्यता में डूबा हुआ है, शायद पिछले कुछ दशक हो गए हैं। बिल्कुल जी। अगला जो हमारा सत्र है वो है निरुक्त। निरुक्त अंग्रेजी में लोग गलत ट्रांसलेट करते हैं एटिमोलॉजी, लेकिन निरुक्त का वास्तविक अर्थ है किसी शब्द को इतना एक्सप्लेन कर दो, इतने रूप एक्सप्लेन कर दो कि कुछ और एक्सप्लेन करने के लिए बचे ही नहीं। तो ये निरुक्त का मीनिंग है। तो इसके अंतर्गत मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा। जो आपकी पुस्तकें हैं, जो आपकी आई हुई है, संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि सारा चीज़ बता दिया तो लोगों का क्यूरियोसिटी ना कम हो जाए। संक्षिप्त में आप बताएं कि ये जो 8th अवतार है और ये जो ब्लू वैंकुशर है, किस बारे में है? कृष्ण के बारे में है। कृष्ण की जन्म से लेकर अंत तक, मतलब उनका मॉर्टल प्रेजेंस जब तक था तब तक। तो इसका पार्ट 3 भी आने वाले है। ये 3 हिस्से में है, तो ये 2 हिस्सा आ गया, तीसरा हिस्सा भी बाकी है। ओके। इसमें तो ये भगवान कृष्ण के संबंध में है। क्या इसमें भगवान कृष्ण की बायोग्राफी है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है? ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। और ये जो अंतिम पुस्तक है, एकोज ऑफ द एंशिएंट्स, हमारे पूर्वजों की गूंज, बड़ा ही अच्छा आपने शीर्षक चुना है। ये क्या चीज है? ये मेन टाइटल है विश्वगुरु भारत। इसका सब टाइटल ये है, एकोज ऑफ द एंशिएंट्स। तो विश्वगुरु भारत टाइटल भी इसीलिए रखा गया है क्योंकि, और इकोज ऑफ द एंशिएंट्स, दोनों टाइटल इसीलिए रखा गया है कि एक समय ऐसा था कि भारत विश्वगुरु था और बीच में इस्लामी आक्रमणकारियों और ब्रिटिश लोगों ने जो भी लूटपाट किया है उसकी वजह से थोड़ा डाउनफॉल में चला गया। लेकिन अभी फिर से दोबारा विश्वगुरु होने जा रहे हैं भारत। तो किस पर्सपेक्टिव से भारत विश्वगुरु थे, उस पर्सपेक्टिव से ये लिखा गया है। कई सारे हिस्टोरिकल एपिसोड्स। तो इसमें 18 डिटेल्ड चैप्टर्स है। इट्स रन्स इनटू 460 पेजेस, 460 पेजेस की है। इसका जो कॉनराड एल्स्ट ने इस किताब का फॉरवर्ड दिया है। और इस किताब को हमारे जो धर्म रक्षक हरिशंकर जैन जी और विष्णु शंकर जैन जी, उन लोगों ने भी किताब पढ़ा है ये पहले, छपने से पहले, और उन लोगों ने भी अपना जो भी
ओपिनियन है वो दिया है, जो कवर पेज में छपी है। और संजीत सन्याल जी ने भी दिया है या किताब के बारे में, और एक आर्कियोलॉजिस्ट ने भी दिया है। उन्होंने भी आर्कियोलॉजिस्ट अशोक कुमार सेन, उन्होंने बटेश्वर में, मध्य प्रदेश में बटेश्वर एक जगह है जो ऐसे कहा जाता है वहाँ 360 मंदिरों का रेमनेंट्स है वहाँ उस इलाके में। तो उसमें से 8 मंदिर आर्कियोलॉजिस्ट अशोक कुमार जी ने रेस्टोर किया है, 8 मंदिर। ये अशोक कुमार सिन्हा जी, तो अशोक कुमार सिन्हा जी ने 8 मंदिर रेस्टोर किया। और आप के मोहम्मद के बारे में कौन नहीं जानता। के मोहम्मद जी ने 80 मंदिरें वहाँ पुनर्निर्माण किया है। तो टोटल अभी 88 टेम्पल्स है वहाँ। तो अशोक कुमार सिन्हा जी ने भी अपना एक ओपिनियन दिया है इस किताब में, तो जो कवर पेज में छपी हुई है बैक साइड। तो इस किताब में जैसे कि बहुत सारे, मैं एक आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे। इस प्रकार की जो पुस्तकें हैं, लोग जानना चाहेंगे क्या ये हमें जो एजुकेशन करिकुलम है वहाँ जाएंगी, लाइब्रेरीज में मिलेगी, या ये हमें अमेज़न या जो हमारे ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ से खरीदने पड़ेगी? तो इसका क्या आपने एक रूपरेखा देखी है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप आदरणीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू साहब से भी मिले हैं। वो सैफरन फोर्ड किताब, उन्होंने एक एप्रिसिएशन लेटर दिया। सरकार का क्या विचारधारा है कि कहीं इनको करिकुलम में भी ला सकते हैं, या ये हमारे ऑनलाइन पोर्टल्स पे ही रहेंगे? एक्चुअली जो सैफरन फोर्ड्स है वो काफ़ी सारे लाइब्रेरीज, जो एकेडमिक लाइब्रेरीज है वहाँ है। प्लस ये किताब एज वर्कशॉप भी, स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप के हिसाब से भी इसे पढ़ाया जाता है कुछ स्कूलों में। और जैसे और विश्वनाथ पेमसे जी है महाराष्ट्र के, वो काफ़ी सालों से लगातार स्टोरी टेलिंग सेशंस कर रहे हैं। जो यूथ है, स्पेशली टीनेजर्स, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 स्टूडेंट्स को वो स्टोरी टेलिंग सेशंस कराते हैं। अभी वो सैफरन सोर्स पार्ट 1, पार्ट 2 से भी लगातार वो करा रहे हैं। और वो स्टोरी टेलिंग सेशंस में जो भी उनका गिफ्ट यही होता है, जो बहुत अच्छे से वो स्टोरी टेलिंग, वो स्टोरी लिखेंगे तो उनको ये गिफ्ट दिया जाता है सैफरन सोर्स। तो ये सैफरन सोर्स गिफ्ट देने के लिए भी हम बहुत कई सारे संस्था है जो डोनेट करते हैं। जैसे कि इंडिक एकेडमी ने 100 कॉपीज डोनेट किया है। IHAR, इंडियन हिस्ट्री अवेयरनेस एंड रिसर्च, ये US बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये 100 कॉपीज डोनेट किए हैं फॉर दिस स्टोरी टेलिंग सेशंस और चाइल्ड लाइब्रेरीज में डालने के लिए। और लंदन का एक है, वो अपना नाम नहीं बता रहे हैं, सिर्फ अक्षय नाम बता रहे हैं। तो उन्होंने 250 कॉपीज सैफरन सोर्स का लेके वो डिस्ट्रीब्यूशन करा दिए अमंग स्टूडेंट्स। और 20 कॉपीज, 50 कॉपीज, इस तरह के काफ़ी सारे लोग जो हमारा सनातनी धर्म ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इन लोगों ने लेके ये डिस्ट्रीब्यूशन किया है। उसके अलावा लोग तो लेके पढ़ाई कर ही रहे हैं। एक बेस्ट सेलर है सैफरन सोर्स। तो अभी भी लगातार, अभी रिसेंटली भी समवन बॉट 30 कॉपीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डॉक्टर रुद्रनाथ तालुकदार। इस तरह से नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, जो डिस्टॉर्टेड नैरेटिव है उसको सेट करने के लिए, ये स्प्रेड करने के लिए बुक्स बांटते भी हैं। और वैसे ये ऑनलाइन पोर्टल में तो अवेलेबल है ही, अमेजन। और एकोस ऑफ द एंशियंट्स तो रिसेंटली रिलीज हुई है, ज़्यादा दिन हुई नहीं है। तो अभी तक तो हमने साहित्य, आपके साहित्य रिसर्च के बारे में जाना। अब हमारा जो सेकेंड लास्ट सेशन है वो है उल्कापात, रैपिड फायर। तो आपको बड़ा ही ऑनेस्ट आंसर्स देने पड़ेंगे, चाहे कैसे भी हो। और अगर आप आंसर नहीं देना चाहें तो आप पास कर दीजिएगा। आपके 3 पसंदीदा नेता, वर्तमान के 3 पसंदीदा नेता। अभी तो फिलहाल यूपी में हूँ तो योगी आदित्यनाथ नंबर 1, हेमंत बिस्वा शर्मा है और मोदी तो है ही। जी, आपके 3 पसंदीदा नेता इतिहास के।
पसंदीदा नेता इतिहास से हाँ, नेता राजा भी हो सकता है, कोई मिडिवल एरा का भी हो सकता है, कोई भी 3 लीडर्स। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, राजा पृथु, रानी भवशंकरी। आपको इन व्यक्तित्वों के बारे में एक-एक शब्द बोलना है जो आपके पहले आपके मन में आता है। आनंद रंगनाथन जी। उनके जैसा आज के दिन में पूरा इंटेलेक्चुअल सर्कल में किसी को भी पूरा सटीक जवाब देकर पूरा नैरेटिव को, गलत नैरेटिव को डिबंक करना और हमारे जो धर्म और जो राष्ट्र हित में पूरा कोई अगर पूरा स्टैंड करते हैं तो फिर वो आनंद रंगनाथन है। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। शेफाली वैद्य मैडम। वो भी देश हित में बहुत सारे हमारा जो भी, जैसे कि नो बिनती नो बिजनेस, उसे उन्होंने एक पहलू चला दिया जो अभी बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स भी डरते हैं उसके नाम से। तो ये सिर्फ शेफाली वैद्य ही कर सकती है इस तरह से। बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। जनरल जीडी बख्शी। उनका तो वो जो भी बोलता है वो हर कोई इंस्पायर होता है उनसे। देशभक्ति से भरा पड़ा है उनका लेक्चर। संजय दीक्षित जी। नैरेटिव बिल्डिंग में उनका बहुत बड़ा हाथ है। जो भी हमारा एक जो लेफ्टिस्ट नैरेटिव हो या वामपंथी नैरेटिव का पूरा उनको तोड़ देना और हमारा एक पूरा सही नैरेटिव सेट करने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। शहजाद पूनावाला जी, वो आजकल बहुत ही चर्चा में है। बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ और इतना ज्यादा वो मतलब इंफॉर्मेशन ऑन द टिप ऑफ द फिंगर में रहता है हमेशा। और बहुत ही एलोक्वेंट स्पीकर है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी। उन्होंने तो अपना असम में, मैं असम से बिलोंग करती हूँ, तो उन्होंने असम में ऐसे डेवलपमेंटल प्लस जो स्टेट के हित में और राष्ट्र के हित में जो भी उन्होंने काम किया है वो कोई नहीं कर सकता है। सीताराम गोयल जी। जो हम जो कर रहे हैं, एक जो डिस्टॉर्टेड हिस्टोरिकल नैरेटिव, वन साइडेड हिस्टोरिकल नैरेटिव, मतलब अनएपोलॉजेटिकली जो हम लोग कर रहे हैं, वो एक्चुअली सीताराम गोयल जी ने ही स्टार्ट किया है, उन्हीं से हम लोग सीखे हैं। बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। अन्नामलाई जी। वो अभी उभरता हुआ सितारा है जो पूरा देश में उनका गुंज उठेगी अभी। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी के बारे में तो जितना कहे उतना ही कम है। बहुत सारे कुछ, जैसे विश्व स्तर पे अगर भारत को कोई सर ऊंचा करके, जो हमारे भारत के बाहर जो भी हमारा भारतीय रह रहे, वो सर ऊंचा करके आज के टाइम में रह पा रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ मोदी। उन्होंने जो भी किया है और देश के लिए तो बहुत कुछ उन्होंने देश के लिए किया है। डेवलपमेंटल वर्क्स, जैसे मैंने नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताया, पहले तो नॉर्थ ईस्ट में रेलवे हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल वो हो, डेवलपमेंटल एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, वो हर क्षेत्र में जो भी बहुत कुछ जो था बहुत बैकवर्ड था। जैसे अंदर जो भी गांव के रास्ते वो सब भी बहुत कच्चा था और बिल्कुल मतलब कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम थी। तो इवन अंदर छोटे अंदर के गांव के जगह के रास्ते तक भी डेवलप किया है। ये ओनली आफ्टर मोदी केम टू पावर ये सब मुमकिन हुआ है। तो अगर वहां हुआ है तो पूरा देश भर में क्या हुआ होगा। तो और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो हमारा एक कल्चरल सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी जो है, राम मंदिर, राम जन्मभूमि हमारा एक बहुत प्रिंसिपल, हमारा सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी का प्रतीक है। ये 500 साल की लड़ाई
जो चले आ रहे हैं बाबर के टाइम से, वो आज जाके पूरा हुआ और इतिहास में गोल्डन लेटर्स में लिखी जाएगी कि ये मोदी के टाइम में ही हुआ, मोदी के नेतृत्व में ही हुआ। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया आपने। मेरे पास गिफ्ट हैम्पर तो नहीं है, लेकिन आप भलाई के पात्र हैं कि आपने इतना सुंदर उत्तर दिया। हमारा जो अंतिम सेशन है वो है वेद, टॉप सीक्रेट्स। तो ऐसी कौन सी 2-3 चीज़ें हैं जो लोगों को मानोशी सिन्हा जी के बारे में नहीं मालूम है? ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके सोशल मीडिया में हमें पता है, उसके अलावा उसके अतिरिक्त चीज़ें हैं? जैसे मैं एक वेबसाइट चलाती हूँ, कल्चरल हिस्टोरिकल वेबसाइट, हिस्ट्री हेरिटेज कल्चर के ऊपर, और करंट ओपिनियन, पॉलिटिकल ओपिनियन, ये सब भी है। myindiamyglory.com, ये 7 साल हुए हैं अभी। तो मेरे व्हाट्सएप में या मेरी मैसेंजर में मेरे ही वेबसाइट के आर्टिकल मेरे पास आते हैं कि ये पढ़ के देखो। तो बहुत लोगों को पता नहीं है कि ये मैं वेबसाइट चलाती हूँ। तो इस वेबसाइट के बहुत सारे जी, यही आपकी वेबसाइट है? जी जी जी। तो बहुत सारे आर्टिकल्स गूगल रैंकिंग में टॉप पे है। जैसे आप एंशिएंट यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे, बहुत सारे जो भी जानकारी चीज़ है जो आपको नहीं पता और आप सर्च करेंगे, पुष्पक विमान हो, जिप्सीज हो, आप ये महाभारता वॉर डेट हो, और इस तरह से एंशिएंट यूनिवर्सिटी, इस तरह बहुत सारे जो है, संयोगिता हो, पृथ्वीराज चौहान के वाइफ संयोगिता के बारे में जानना चाहे, इस तरह के काफ़ी सारे, इवन शक्ति वर्शिप इन द नॉर्थ ईस्ट, इस तरह का काफ़ी सारे जो भी आपको जानकारी के हेतु आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो टॉप पे माई इंडिया माई ग्लोरी फर्स्ट पेज पे ही आएंगे लिंक। ग्रेट। तो ये इसमें सिर्फ मेरा नहीं है, ये अराउंड 100 रिसर्चर्स इसमें जुड़े हुए हैं जो अपना रिसर्च आर्टिकल्स यहाँ पब्लिश होती है। तो अगर इसमें किसी को जुड़ना हो तो उनको क्या करना चाहिए? info@myindiamyglory.com में वो मेल करें। अगर वो कुछ लिखते हैं कल्चर, हिस्ट्री, हेरिटेज के ऊपर, या किसी टेम्पल, ऐसा टेम्पल में गए, उनका अपना एक्सपीरियंस है, या अपना रीजनल ट्रेडिशन, जब क्योंकि हमारे बहुत सारे रीजनल कम्युनिटीज़ है, ट्राइब्स है, जो बहुत सारे, हर पूरा तो सब सनातन है, लेकिन जो वे ऑफ किस तरह फॉलो करते हैं वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। तो वो अपना रिचुअल, ट्रेडिशन, ये सब लिखना चाहेंगे, लोगों को बताना चाहेंगे, पूरा दुनिया को बताना चाहेंगे, तो ही तब भी लिख के वो दे सकते हैं अपना एक छोटी सी 1-2 लाइन का बायोडाटा के साथ, और पूरा वो आर्टिकल, अगर हिस्टोरिकल आर्टिकल है तो बॉटम में रेफरेंस दे दे कि यहाँ सोर्सेस है, ये है, तो वो दे दे, वो हम लोग पब्लिश कर देंगे। तो हम यहाँ 5 सत्रों को कवर करते हुए आए, आपसे काफ़ी चीज़ें हमने समझी, सीखी, नई बातें समझ में आई। और आपने बोला और एक चीज़ है, मैं एस्ट्रोलॉजी, मैंने क्लास 10 में जब थी, मैंने 10 के बाद मैंने गुरुकुल में एस्ट्रोलॉजी मैंने सीखा है। ग्रेट। टेम्पल गुरुकुल फ्रॉम सिलचर, तो गुरु नवदीप एगा, अंडर हिम आई लर्न एस्ट्रोलॉजी। तो मैंने एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस भी किया था काफ़ी साल। उसके बाद अभी बीच में, बिकॉज आई डोंट गेट टाइम, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो होता है, यू नीड टू गेट अपडेटेड विद दैट प्लानिटरी ट्रांजिट्स, नक्षत्र और जो भी है वो उसमें अपडेटेड रहना पड़ता है। तो टाइम नहीं दे पाती हूँ, तो इसीलिए, क्योंकि रिसर्च के काम में ज़्यादा बिजी हूँ, तो मे भी जब अपडेटेड होना शुरू होंगे तो दोबारा प्रैक्टिस शुरू करूँगी। तो पहले जितने भी प्रैक्टिस किए थे, बहुत सारे क्लाइंट्स अभी भी वो लोग, उनके बहुत सारे प्रेडिक्शंस वगैरह जो भी है उनका सच हुआ है, तो वो लोग दे वांटेड टू गेट कनेक्टेड अगेन। तो उनको मैं यही बताती हूँ, कुछ चलो वेट कीजिए। नहीं, इनफैक्ट मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि जो सनातन सभ्यता की पराकाष्ठा थी वो ज्योतिषी थी, जो अपने वेदांग थे, शिक्षा, छंद, निरुक्त, कल्प और व्याकरण, और फाइनली ज्योतिष। आउटकम ऑफ ऑल द मैथमेटिकल फीट्स वाज ज्योतिष। हाउ दे विल प्रेडिक्ट, बिकॉज ज्योतिष का कृषि के साथ लिंकेज था, ज्योतिष का अपने जीवन के साथ लिंकेज था। और पुराने टाइम में तो लोग ये भी प्रेडिक्ट कर देते थे कि उनका कब मरने का टाइम आएगा, और घर वालों को मेंटली प्रिपेयर करके रखा।
ज्योतिष तो हमारी पराकाष्ठा है वेदांग सिविलाइजेशन की, और मैडम बड़ी खुशी हुई है जान के कि आप इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू कर रही हैं। मैं 5 तो हमने सत्र यहाँ पे आपसे समझे हैं, बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं। लेकिन आपको जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को, हमारे यंग श्रोताओं को, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसको अगर आप कुछ संदेश देना चाहें, अपना कोई विचार प्रकट करना चाहें, तो आपसे आग्रह है, कृपया उनके सामने अपना विचार रखें। जो भी कार्य करे अपने आज के दिन में काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने धर्म हित, राष्ट्र हित, अपने देश हित के लिए करते हैं, नैरेटिव बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, बहुत सारे देश के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, इंडिविजुअल्स है जो कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल सेल्फिशली वो लोग रहते हैं, दे आर ओनली सेंटर्ड टू देयर फैमिली ओनली, टू देयर फैमिली मेंबर्स ओनली। तो ये अपने नॉट ओनली फैमिली, पूरी सोसाइटी, पूरी स्टेट, पूरे देश, पूरा कंट्री के लिए वो भी सोचे, उस सोच से आगे बढ़े, और हर कोई सेल्फ डिफेंस जरूर सीखे। सेल्फ डिफेंस जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ये नहीं है कि सिर्फ फीमेल ही सीखे, मेल फीमेल दोनों ही सीखे। और मेरे हस्बैंड योगादित्य सिंह रावल ही इज़ अ प्रैक्टिशनर ऑफ सनातन शस्त्र विद्या, जो एंशियंट वारफेयर टेक्निक्स और जो आज के दिन जो भी वो यूज हो सकता है उसका प्रैक्टिशनर है। तो वो फ्री सिखाते भी है। उनका गुरु निहंग निडर सिंह जी है जो देश बाहर रहते हैं, जर्मनी, लंदन ऐसे जगह में रहते हैं। तो वो कभी कभी इंडिया आके सेमिनार्स कराते हैं। तो कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ हर कोई अपना एक सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जरूर ले। बहुत रोचक आपने ये जानकारी बताई, सनातन शस्त्र विद्या। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है कि लोगों को आने वाले समय में अपने आप को सेल्फ डिफेंस भी करना सीखना चाहिए, ना कि यही वेट करें कि हमको कोई बचाने आएगा। तो मैं आह्वान करूँगा कि भविष्य में हम आपके पतिदेव से भी संपर्क कर सकें और लोगों को जागरूक कर सके इस सनातन शस्त्र विद्या के बारे में। तो इसी के साथ मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करूँगा कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया और लोगों को इस बारे में जागरूक किया कि मणिपुर की सभ्यता क्या है, और आपका जो पूरा संघर्ष रहा है, जो आपने पुस्तकें लिखी है लोगों को जागरूक करने के बारे में, उस संबंध में हमको बताया। और भी बहुत सारी रोचक चीज़ें आपने जो बताई वो हमारे श्रोताओं को ज़रूर बहुत पसंद आएगी। और मैं पुनः आह्वान करूँगा कि हमारे जो इतिहासकार हैं, नवीन इतिहासकार, इनकी पुस्तकें आप पढ़ें, इनकी वेबसाइट्स को अप्रोच करें, जानकारी लें, क्योंकि जितना आप इनको सपोर्ट करेंगे उतना ही ये लोग चाहेंगे कि और लिखें, क्योंकि एक इतिहासकार के लिए लोगों का एक तरह से एप्रिसिएशन ही उनके लिए एक पुरस्कार है। तो अगेन मैं अपने श्रोताओं से ये आग्रह करूँगा कि हमारे नवीन इतिहासकारों को और एनकरेज करें। तो इसी के साथ मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक इंटरप्ट करना चाहूँगी। जो मेरे पीछे चित्र है वो हनुमान जी की है। ये पूरा हनुमान का रोल, जो पूरी रामायण में हनुमान जी का रोल, ये पूरा माइन्यूटली डिपिक्ट किया गया है। ये हितार्थ एस भट्ट ने इस चित्र को बनाया, इलस्ट्रेशन। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये तो दूर से इतना पता नहीं चलता है आपको, पूरा हनुमान जी के पूरा पूरा चित्र में पूरा रामायण इस चित्र में है। हनुमान जी का रोल इन रामायण, एक भी एपिसोड मिस नहीं किया गया। हितार्थ एस भट्ट एक युवा यंग एक आर्टिस्ट है, बॉम्बे में बेस्ड।
तो उन्होंने लिख किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएँ उनके कार्य के लिए। पुनः मैं आपसे धन्यवाद करूँगा आपको और आपसे आज्ञा चाहूँगा। पुनः मिलेंगे अगले सत्र में। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।